बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो समय पर मिलते रहें। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर मैंने कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए। और उसके बाद इस जो वीडियो मैं आपको सामने बना रहा हूँ वीडियो, ये आपको तभी समझ में आ पाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन ये टॉपिक जब ही आपको समझ में आएगा जब आप हमारे पूर्व के वीडियो को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ पढ़े विज्ञान मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है पीएच स्केल या पीएच पैमाना। इसको हम लोग पीएच स्केल या पीएच पैमाना के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे। ये काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एग्ज़ाम में इससे कई प्रकार के प्रश्न विकल्प में पूछ भी लिए जाते हैं और इसका 4 नंबर में, 3 नंबर में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है पीएच। तो इसको जानने से पहले मैं आपको पीएच के बारे में, हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्यायों में हमने हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोक्सिल आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं, ये हम पता लगाएंगे। क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है। इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेकों सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था, सार्वत्रिक सूचक, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में इसको दिया गया भी है। तो आइए देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो आपके सामने एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा लिखी हुई है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल यानी एक पैमाना विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल या पीएच पैमाना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्या है परिभाषा? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, विकसित किया गया, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मतलब उसमें जो उनकी क्वांटिटी है वो कितनी सांद्रता के बारे में मैं आपको बता चुका है। जो सांद्र अम्ल होते हैं, जिसमें कि अम्ल ज़्यादा पानी कम होता है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या ज़्यादा होगी, वो सांद्र अम्ल होंगे, और जिसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होगी वो दुर्बल अम्ल होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग सांद्रता को समझ सकते हैं। इसके पश्चात इसमें आप देखेंगे जो ये पीएच स्केल होता है, इसमें पीएच में पी एक सूचक है, जिसको हम लोग पोसांस के नाम से और अंग्रेजी में पोटेंच के नाम से जानते हैं, जो कि एक जर्मन शब्द है। ये जर्मनी से लिया गया एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है पावर यानी शक्ति। यानी पावर किसकी? एच की। एच का मतलब हाइड्रोजन आयनों की पावर को दर्शाने वाला ये पीएच संकेत है, जिसको हम लोग पीएच के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी बता दें कि सन 1909 में एक वैज्ञानिक हुए थे, सोरेनसन। उन्होंने इस पीएच पैमाने के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया था, सोरेनसन 1909 में। इसके पश्चात आप देखेंगे कि पीएच जो पैमाना होता है, उस पैमाने पर जो जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होता है, ऐसा विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। कैसा विलयन कहलाता है? उदासीन विलयन। यानी यह विलयन ना तो अम्लीय प्रकृति का है ना क्षारीय प्रकृति का है, यह विलयन कैसा है? उदासीन। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। कौन सा होता है बेटा?
शुद्ध जल जो होता है आसवित जल वो उदासीन होता है, उसका जो pH होता है वो कितना होता है 7 होता है। इसके बाद आप देखें कि pH का मान 7 से कम होने पर ऐसे विलयन जिनका pH का मान 7 से कम होता है वो सारे विलयन अम्लीय स्वभाव के होते हैं, यानी अम्लीय विलयन कहलाते हैं, यानी एसिडिक विलयन कहलाते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे ऐसे जिनका pH का मान 7 से अधिक होता है तो ऐसे सभी विलयन क्षारीय प्रकृति की होते हैं, यानी क्षारीय विलयन कहलाते हैं। तो ये मुख्य बात आपको ध्यान रखना है। इसमें विकल्प से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 7 जो विलयन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, 7 से कम वाले होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, और 7 से अधिक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो pH स्केल होता है उसको किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। तो बेटा जैसे आपके क्लास में आप लोग यूज करते हैं स्केल को, उसमें कुछ अंक लिखे होते हैं। तो यहाँ पर भी जो स्केल सोरेनसन ने बनाया था उसमें 0 से लेकर 14 तक एक अंक लिखे हुए हैं। कितने लिखे हुए हैं? 0 से लेकर 14 तक। इसमें जो बीच का सेंटर पॉइंट है वो है 7। तो जब 7 से 0 की तरफ चलते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, तब वहाँ पर हम लोग अम्लीय प्रकृति, यानी कि जिस भी विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो वो सारे विलयन अम्लीय स्वभाव के होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि 7 से जब हम लोग 0 की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है, इसलिए उस विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अब आपको बता दें, यदि आपने 2 परख नलियाँ ली और एक परख नली में 2 परख नलियाँ आपने A और B ली, और एक परख नली में जो आपने pH का टेस्ट किया इसका pH मान है मान के चलिए 2, और जो दूसरी परख नली है इसका pH मान है मान के चलिए 5, दोनों 7 से कम हैं। तो अब आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में से प्रबल अम्लीय कौन है। तो आपको मालूम होगा कि जिस विलयन का pH मान 2 है और उसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो जिसका pH मान 2 है वो प्रबल अम्ल है, और जिसका pH मान 5 है वो इसकी अपेक्षा कम प्रबल है। इसी प्रकार से जब हम लोग 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो विलयन की क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। फिर हम यहाँ अगर 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और A और B, और एक का जो pH मान है मान के चलिए 10 है और एक का pH मान है 12, तो यहाँ पर प्रबल क्षारीय प्रकृति का कौन सा होगा? जिसका pH मान 12 है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में कमी होती जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं वहाँ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में कमी होती जाती है और OH माइनस आयनों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्षारीय प्रकृति है। और यहाँ पर जैसे जैसे 7 से हम लोग 0 की तरफ चलते हैं तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, और यहाँ पर जो OH माइनस हैं इनकी सांद्रता कम होती जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये जो pH स्केल होता है इसमें 0 से लेकर 14 तक किसी विलयन की हम लोग जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति नापने के लिए जो स्केल बनाया गया है उसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, और जिस भी विलयन का pH मान 7 होता है वह कहलाता है उदासीन। तो उदासीन किसका होता है? शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है, और शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन स्वभाव का होता है। शुद्ध जल उदासीन स्वभाव का होता है। तो इस प्रकार आपने देखा ये pH के बारे में। अब मैं आपको pH के कुछ दैनिक जीवन में महत्व के बारे में बताऊंगा कि pH का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो इसको भी आप देखें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप देखें इसमें हमारे जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है, यानी कि 7 से 7.8 के बीच हमारा जो शरीर है वो कार्य करता है। इसके पश्चात आप जो दूसरा पॉइंट देखेंगे कि अच्छी पैदावार के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH रेंज यानी परास की ज़रूरत होती है। एक विशिष्ट pH पर ही पौधे की अच्छी पैदावार होती है। तीसरा जो आप देखेंगे कि pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी जो दांतों में क्षय हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं pH परिवर्तन के कारण,
जो हम लोग पेस्ट इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट, अगर उसका पीएच सही नहीं रखा गया है तो हमारे कहीं ना कहीं दांतों पर उसका असर पड़ता है। और जो अम्लता होती है, एसिडिटी, उस पर भी पीएच का प्रभाव पड़ता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये काफ़ी परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसके पश्चात आप देखेंगे दूध उत्पादन में जो दूध होता है उसका भी एक हम लोग निश्चित पीएच होता है। अगर उस पीएच में परिवर्तन होता है तो दूध की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आपने देखा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इसके बाद आप देखेंगे परीक्षा में कुछ आपको प्राकृतिक स्रोत और उनमें पाए जाने वाले अम्लों के बारे में पूछ लिया जाता है कि किन प्राकृतिक स्रोतों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखें, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, जैसे आप देखेंगे सिरका जो होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सिरका जो आप जानते हैं गन्ने के सीरे से बनाया जाता है। इसके बाद संतरा जो आपने खाया होगा, तो संतरे में भी सिट्रिक अम्ल होता है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं जितने भी, उनमें सभी में सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में देखिए आप टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके पश्चात टमाटर देखिए आप, तो टमाटर में आप देखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, जो दूध को दही में बदल देता है। इसके पश्चात आप देखेंगे नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके पश्चात आप देखेंगे चींटी का डंक, इसमें मेथेनोइक अम्ल जिसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे नेटल का डंक, इसमें भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा ये जो 8 प्रकार के प्राकृतिक स्रोत हैं, यहाँ पर आपको किस किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप टेबल बना के अपने रूम पर कहीं भी चिपका लीजिए, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। तो ये आप बिल्कुल इनको गौर से देख लीजिए, और ये परीक्षा में विकल्पों में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये थे प्राकृतिक स्रोत और उनमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको पीएच के बारे में बताया और पीएच के दैनिक महत्व के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया प्राकृतिक स्रोत और उनके पाए जाने वाले अम्लों के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कई महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस पार्ट के शेष रह गए हैं उसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा, और वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये पार्ट जो आपका अगला आएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए इस चैनल पर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सभी बच्चों को एक बार दोबारा से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।